जय हिंद प्यारे साथियों, कुमार क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर संस्कृत के जो एग्जाम होने वाले हैं 2024 में, यानी कि जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम होंगे, उसमें कौन से सवाल आ सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में हिंदी के बारे में आपको बताया था, तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो संस्कृत के विषय में बताने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के डिमांड करने पर मैंने ये सारे वीडियो का एक सेशन लाया, जो कि 5 वीडियो या फिर 6 वीडियो बनाए जाएंगे, जिसमें से ये हम बताएंगे कि कौन से सवाल आ सकते हैं कौन से विषय के। तो मैंने हिंदी के जो है उसे मैंने पूरा कर दिया। अब संस्कृत की बारी है, तो आज संस्कृत का वीडियो हम पूरा कर रहे हैं। और आगे हम शायद सोशल साइंस और इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। मैथ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ में जो है वो बस अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो तो वो बन जाएंगे खुद ब खुद। क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस ही मायने रखती है, सिर्फ सवाल देखने से कुछ नहीं होता, उसमें अंक भी चेंजिंग होते हैं, बस कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। तो हम 5 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, मैथ को अलावा छोड़कर बाकी जितने भी हैं उसकी बात हम करेंगे। तो आज के इस जो वीडियो है उसमें हम ये 2024 में जो भी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 10th के, तो यानी मैट्रिक एग्जाम, तो उसमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं संस्कृत के, उसके बारे में हम बताएंगे। और हम दिलासा देते हैं आपको, और हम मतलब कि उतना भरोसा है कि हाँ प्रश्न हम लड़ा सकते हैं, क्योंकि पिछले बार भी लड़ाए थे और लड़ाने का मेरा एक स्ट्रेटजी है, वो तो पिछले वीडियो में इस बारे में बताए थे। तो देर न करते हुए हम वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि देर करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मेरे पास अभी समय कम है, अभी 9 बज रहे हैं। आज तारीख की बात करें तो आज 10 फरवरी है और 9 बज रहे हैं, हमें 9:30 बजे एग्जाम के लिए निकलना है। लेकिन आप लोगों का भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आप लोग का जो हम पर भरोसा है वो कैसे तोड़ सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे करके काम करना पड़ता है। हम सुबह से जागे जब तक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, तो वो सारी चीज़ें होते हैं। खैर, ये तो बात की बातें हैं। हम आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है क्या, वो हम बता देते हैं आपको। हम देखो साथ में खाना भी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हमको हो रहा है, इसलिए ऊपर नीचे थोड़ा सा कभी कभी हो जाएगा, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, दोनों काम को संभालना पड़ता है। तो देखो पहले महत्वपूर्ण प्रश्न संस्कृत, यानी कि 2024 में जो पूछा जा सकता है संस्कृत के महत्वपूर्ण सवाल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात आती है गद्यांश। देखो गद्यांश जो होती है वो 13 अंक की पूछा जाती है, 2 पूछी जाती है। पहला गद्यांश जो होता है ओ और बो, यानी 2 ओ और बो पूछेंगे। ठीक है, एक नंबर में ओ और बो पूछेंगे, जिसमें से या फिर एक में ओ पूछेंगे, तो ऐसे रहेगा एक अथवा के बाद रहेगा, यानी दोनों में एक जो अथवा के बाद रहेगा या तो उसे बनाइए या फिर डायरेक्टली जो है उसे बनाइए, दो में से एक बनाना है। तो पहला जो ओ नंबर में रहती है, पहला जो ओ नंबर में होती है वो हमारी 7 नंबर की होती है। कितनी? 7 मार्क्स की होती है। और वहीं अगर हम बो नंबर की बात करें, बो नंबर की बात, जो बो नंबर में होते हैं वो होते हैं 6 नंबर के, यानी टोटल 13 नंबर के। तो आप बस एक नंबर उसमें इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि इसका शीर्षक क्या होगा, इसमें शीर्षक नहीं पूछा जाता, उसी शीर्षक पूछता है। तो कॉपी कैसे लिखना है वो तो मैंने बता दिया था कि शीर्षक वगैरह कैसे देना। तो अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, और नहीं होगा तो हम आपको जो है ना कमेंट के साथ साथ अथी में हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक, आप उसको विजिट कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को सहायता हो सके। ठीक है, तो क्या है शीर्षक में या फिर जो भी गद्यांश होती है वो तो आपको खुद उस पर पढ़ के बनाना है। ठीक है ना, ऊपर नीचे इधर थोड़ा सा हो सकता है, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो आपको खुद से बनाना कि वो आपका क्या है, क्योंकि उसको सामने में पढ़ के बनाना है, तो उसको हम थोड़े ना बता सकते हैं। वैसे हम चाहेंगे तो गद्यांश भी लड़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है कि हम उसको अलग से बना सकें। मेरा भी एग्जाम चल रहा है, 9 बजे हम 9:30 बजे निकलते हैं सुबह, तो रात को 8 बजे आते हैं। उसके बाद खाना वाना बनाना होता है, तो समय उतना बच नहीं पाता। ठीक है, तो गद्यांश तो हमारा क्लियर हो गया। अगर आप लोग अच्छे से बनाएंगे तो 13 में से तो लगभग 10-12 नंबर आ ही आ जाएंगे। अच्छे से अगर बना लिए तो हो सकता है कि पूरा का पूरा नंबर भी आ जाए। ठीक ना, तो अब आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे। आगे देखो कि इसके बाद होता है आवेदन या पत्र लेखन। आवेदन पत्र लेखन में 2 आवेदन लेखन आते हैं, 2 पत्र लेखन आते हैं, या फिर सभी पत्र लेखन ही आ सकते हैं, या फिर सभी आवेदन लेखन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें कौन कौन से सवाल आ सकते हैं उसको मैंने तैयार किया है, और इतना हम भरोसा के साथ कहते हैं कि जरूर 2 बनाने होते हैं पत्र लेखन आवेदन लेखन में, मतलब कि 2 बनाने होते हैं। सवाल 8 नंबर के होते हैं। ठीक ना, 8 अंक यहाँ पर देखो, आवेदन या पत्र लेखन 8 नंबर कर दिए। ठीक ना, 8 अंक का ये होता है, तो 2 बनाने होते हैं। तो इसमें से मैंने जितना तैयार किया है, देखो टोटल में कितना तैयार किया है, 7। तो 7 में से हमको लगता है कि 1 ना तो 2 तो लड़ना ही है। हो सकता है कि 3 भी लड़ जाए, हो सकता है 4 का 4 भी लड़ जाए। तो कौन लड़ेगा वो तो वो एग्जाम के बाद ही बताएंगे, रिव्यू तो हम लेके आएंगे ही। ठीक है, तो देखो सबसे पहला में हम तैयार किया कि विद्यालय में खेल प्रबंधन आयोजित करने हेतु प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखें। तो विद्यालय में देखो जो भी खेल प्रबंधन होते हैं, या फिर देखो विद्यालय में खेल हो रहे हैं उसके अच्छे प्रबंधन के लिए एक पत्र लिखना है। इसमें 2 सवाल हैं, तो दोनों में से कोनो एक आ सकते हैं। इसमें हमको लगता है ये बीबीआई है, बीबीआई मतलब बिहार बोर्ड इंपोर्टेंट। ठीक है ना, एमबीबीआई है, मोस्ट बिहार बोर्ड इंपोर्टेंट। ठीक है ना, इसमें से 2 में से कोई एक सवाल आ सकता है। ये जो 1 नंबर का सवाल है इसमें 2 सवाल मेंशन है। मेंशन के सवाल वही है, बस थोड़ा सा अलग है, चेंजिंग, यानी बीच में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो देखो विद्यालय में खेल प्रबंधन करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें, ये सवाल आएंगे। या फिर ये आएंगे कि विद्यालय में खेल आयोजित करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखें। दोनों में से एक सवाल आएंगे, आप इसकी तैयारी कर लें। आप लोग तो समझ जाते होंगे इसके बारे में, अब क्या बताएं, बहुत सारी
चीज़ें आती रहती है सामने में, ठीक है। दूसरा नंबर में देखो क्या, छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु या फिर छात्रावास के स्थान हेतु या छात्रावास से जुड़े हेतु प्रश्न, मतलब कि ये 3 मेंशन है। सवाल वही रहेंगे, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। सवाल ये रहेगा कि छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे, या तो सवाल ये रहेंगे, या रहेंगे कि प्रधानाध्यापक के पास छात्रावास में स्थान हेतु पत्र लिखे, या फिर ये रहेगा कि अगर आप गरीब हैं तो छात्रावास में जो शुल्क लेता है उसे माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे। बस सवाल एक ही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा कि बस ये समझिए कि छात्रावास से रिलेटेड आने वाले, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है कि अवकाश प्राप्ति हेतु प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, यानी कि आपको अगर प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी लेना है, उनसे छुट्टी लेना है, तो आप क्या पत्र लिखेंगे संस्कृत में, कैसे, उसके बारे में। अब कारण कुछ भी हो सकता है, कि कारण हो सकता है कि आपके बड़े भाई का विवाह हो, या फिर आप बीमार हो, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, या फिर आपकी नाना जी बीमार हो, कुछ भी कारण दे सकते हैं। बस ये समझिए कि अवकाश हेतु एक छुट्टी जो होगा, छुट्टी का आवेदन पत्र होता है, वो संस्कृत में आने वाले लिखने के लिए, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी कर लें अच्छे से। चौथा नंबर है कि अपने बड़े भाई या छोटे भाई या बड़े बहन या छोटे बहन को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखें, यानी कि आपकी अगर कोई बड़ी बहन है या छोटी बहन, या आपके छोटे भाई है या बड़े भाई है, उसको जन्मदिन की शुभकामना देते हुए एक पत्र लिखें, ठीक है। ये आ सकती है। और आगे देखो है कि अपने विद्यालय में आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर की चर्चा करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें, यानी अगर आपके विद्यालय में संस्कृत से रिलेटेड कोई समारोह हो रहा है तो उसका मेंशन करते हुए अपने मित्र के पास पत्र लिखिए। या तो ये आएंगे, नहीं तो इस प्रकार से ये सवाल आ सकते हैं कि अपने विद्यालय में आयोजित करने के लिए, यानी कि आयोजित संस्कृत समारोह करने के लिए प्रधानाध्यापक से आग्रह पत्र लिखे, मतलब कि आपको प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है जिसमें उनसे अनुमति मांगना है कि सर हम अपने विद्यालय में चाहते हैं कि संस्कृत संभाषण शिविर यानी संस्कृत समारोह हो, ये हम चाहते हैं। तो या तो मित्र के पास मेंशन करते हुए पत्र लिखना है, या फिर प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है जिसमें वो अनुमति आप लोग मांगेंगे कि प्रधानाध्यापक से कि हमें एक संस्कृत संभाषण शिविर का अनुमति दिया जाए कि हम उसे करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो आगे देख लेते हैं कि हम क्या है हम लोग का, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया। अब छठा नंबर में कि विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्रा वनभोज कार्यक्रम में सम्मिलित होने होते हो पिता को पत्र लिखें जिसमें अनुमति की कामना, यानी कि इसमें 2 सवाल भी, इसमें भी सवाल मेंशन है। बस देखो सवाल मेंशन कुछ नहीं है, बस वही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है, ठीक ना। ये आने वाले हैं, मैंने आपको बस हिंट दे दिया, और इसकी अच्छा से तैयारी कर लें। और हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हाँ ये आएंगे तो आएंगे, इसमें से कोई भी आएंगे, लेकिन आएंगे निश्चित, क्योंकि ये मैंने एक निकाला है कि एक कंक्लूजन की कैसे आ सकता है, ठीक है। तो देखो या तो सवाल आएंगे कि विद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक यात्रा पर जाने के लिए पिता से अनुमति मांगने के लिए एक पत्र लिखें, या फिर आएगा कि विद्यालय द्वारा वनभोज कार्यक्रम के लिए जाने हेतु उसमें सम्मिलन होना है आपको, तो पिता के पास अनुमति पत्र लिखें, ये आएंगे, ठीक है। अब देखो हिंदी के क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि जो अभी नाम काटे जा रहे हैं के पाठक सर के द्वारा, जो इतना सख्त निर्णय लिया गया उनके चलते जो स्टूडेंट नियमित स्कूल नहीं जाते उनके नाम काटा गया, तो पुनः एडमिशन के लिए भी एक पत्र लिखने की कामना की गई थी। तो यानी कि कहते थे जो भी प्रिंसिपल होते थे, जो भी प्रधानाध्यापक होते थे या प्रधानाध्यापिका होती थी, वो कहते थे कि एक पत्र लिखो, इसमें से क्या कारण था, नहीं आता था, ये सारी चीज को मेंशन करके लिखो, तो पुनः नामांकन लेना है। तो संस्कृत में या फिर हिंदी दोनों में से कोनो में सवाल यह आ सकता है कि पुनः नामांकन या चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें, यानी कि या तो सवाल आ सकता है कि पुनः नामांकन हेतु प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें, या आएंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें। क्योंकि अब 10th के बाद बहुत सारे जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल जाना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एसएलसी लेना पड़ता है। एसएलसी मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। तो हो सकता है कि संस्कृत में ये भी आ जाए कि आपको विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र लेना है, तो इसके लिए आप एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। ये आ सकते हैं, इसकी आप तैयारी कर लें, और तैयारी आप लोगों को अच्छे से जोरों शोरों से कर लेनी है। हम आगे बताते हैं कि अनुच्छेद लेखन में कौन से आ सकते हैं, ठीक है। देखो अनुच्छेद लेखन, ठीक ना। अनुच्छेद लेखन में कौन से सवाल आ सकते हैं? अनुच्छेद लेखन में तो ये मैं निश्चित गारंटी के साथ कहता हूं कि ये 7 में से कोई एक लड़ना ही लड़ना है मुझे, क्योंकि पूरा भरोसा है लड़ने का। या तो देखो हो सकता है कि देखो 5 देते हैं, 5 में से आपको 1 लिखना होता है, 5 में से 1 आपको लिखना होता है, 5 में से 1 लिखना होता है, ठीक ना। अब 5 में 1 अगर आपको लिखना है तो बताओ कि अगर 1 भी लड़े, 2 भी लड़े, 3 भी लड़े, 4 भी, अगर इस 7 की तैयारी रही तो आप तो लिख देंगे। इसलिए हो सकता है कि 5 का 5 लड़ जाए,
हो सकता है कि 4 भी लड़े, हो सकता है 3 लड़े, हो सकता है कि 2, हो सकता है 1 भी लड़ जाए, हो सकता है 1 भी ना लड़े, लेकिन इतना नहीं, हमको लगता है, भरोसा है कि 1 आएगा। इसमें से अब देखो साथ में कौन-कौन आ सकते हैं, सरस्वती पूजा आ सकते हैं, होलिकोत्सव आ सकते हैं, अस्माकम विद्यालय आ सकते हैं, पुस्तकालय आ सकते हैं, व्यायाम आ सकते हैं, छात्र जीवन आ सकते हैं, अनुशासन आ सकते हैं। यानी इस 7 में से कोनो एक आ सकते हैं, ठीक ना? ये 7 में से कोई एक आ सकते हैं। अब देखो ये 7 में से एक कैसे आएँगे और कौन आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा संभावना किसकी है, इसकी बात हम कर रहे थे। देखो सबसे ज़्यादा संभावना मेरे अनुसार से अस्माकम विद्यालय जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो है अस्माकम विद्यालय पर, पुस्तकालय पर और छात्र जीवन पर। ये 3 पर ज़्यादा संभावना मेरे अनुसार से, कि अस्माकम विद्यालय, पुस्तकालय, छात्र जीवन पर आने की ज़्यादा संभावना है। ये लड़ेंगे, ठीक ना? ये प्रश्न लड़ेंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग कि क्या है, ठीक ना? आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे आपको पूछा जाता है अनुवाद। क्या पूछा जाता है? अनुवाद, कि संस्कृत में अनुवाद करें। तो संस्कृत में अनुवाद करें में से कौन से सवाल आ सकते हैं, कौन से सवाल नहीं आ सकते, इसकी डिस्कस कर लेते हैं। देखो वैसे तो जो अनुवाद होते हैं वो आप लोगों को खुद से तैयारी करना चाहिए। अगर कारक, समास, संधि वगैरह, धातु, क्रिया, ये सब पढ़े होंगे, या फिर बालक जो भी शब्द रूप होती है, ये सब पढ़े होंगे, तो आप लोग अच्छे से जो अनुवाद है उसको बना देंगे। क्योंकि कक्षा में, ठीक है, कक्षा का वर्ग होता है संस्कृत में जो होता है बालक का, अगर देखें तो बालके होता है, तो कक्षा का वर्ग होता है तो वर्ग का वर्गीय हो जाएगा। में यानी कि कक्षा में का वर्गीय हो गया। 35 का जो होता है वो लिख देना कि पंच त्रिंशत, यानी कि त्रिंशत मने 30, पंच मने 5, यानी कि 35 हो जाता है। छात्र के छात्रा हैं तो अस्ति का, या फिर अगर बहुत सारे छात्र हैं तो यहाँ पर संधि हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग जान रहे हैं तो अब बना लेंगे। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कौन से सवाल आ सकते हैं आपकी बार एग्जाम में, तो उसकी डिस्कस हम करने वाले हैं, ठीक ना? कौन से सवाल आ सकते हैं उसकी हम बात करेंगे कि ये भी अनुवाद में कौन से सवाल आ रहे हैं, ठीक है? देखो पहला तो हो सकता है कि हमको लगता है कि कक्षा में 35 छात्र हैं, ये आएंगे, या फिर आएंगे कक्षा में 18 लड़के और 24 लड़कियां। हो सकता है हमको लगता है दोनों में से एक कोई आए, ठीक ना? नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, या गंगा हिमालय से निकलती है, या हिमालय से गंगा निकलती है। ये सवाल जो है आ सकते हैं, ठीक ना? ये सवाल जो है दोनों में, ये हमको लगता है ये 1 नंबर 2 नंबर का सवाल है, इसमें से कोई ना कोई एक आएंगे, ठीक ना? या फिर कोई ना कोई 2 आएंगे। अब तीसरा देखो कि बालक को फल अच्छा लगता है, ये आ सकते हैं। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है, परिश्रम का फल मीठा होता है। मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करनी चाहिए। देखो दिखा देते हैं, व्यायाम करनी चाहिए, ठीक है? तो ये सवाल जो है, ये सब जो मैंने बताया आपको तैयारी करनी है, क्योंकि हमको समझाना उतना नहीं है, ये बस ये सारी चीज़ें आ सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो बालक को फल अच्छा लगता है, ये आ सकता है। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, ये आ सकता है। परिश्रम का फल मीठा होता है, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। वह विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है, क्या तुम उसको जानते हो, तुम्हारा नाम क्या है? या फिर राम सीता की पत्नी थी, या फिर राम की पत्नी सीता थी, या फिर ये आ सकते हैं कि राम के साथ सीता जो है वो बन गई थी। ये तैयारी कर लें। राम वाले जो हैं और सीता माता वाले जो हैं, ये 2-3 में से एक सेंटेंस आने वाले हैं, इतना हमको सबसे ज़्यादा गारंटी इस पर है, ठीक है? चलो आगे देखो कि प्रजा राजा को नमस्कार करती है, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या फिर वृक्ष से 3 पत्ते गिरे, ये आ सकते हैं। प्राचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं, या फिर गुरु की सेवा करनी चाहिए, हमेशा लोकहित सोचना चाहिए, हमेशा सच बोलो। ये सारे जो मैंने बताया है अनुवाद में, इसकी तैयारी कर लें। हो सकता है ये इसमें से लड़े। आपको अनुवाद में 6 बनाने होते हैं, 6 अंक के होते हैं। मैंने 13, ये ऐसे तो लग रहा है कि 13 सेट किए, उसमें से लगभग 15-16 हैं, क्योंकि इसमें कई सवालों में डबल किए हैं मैंने, तो ये हो सकता है, ठीक है? तो इन सारे चीज़ को आपको डिस्कस कर लेना अच्छे से, आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अब चलो 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, 2 अंक का स्तरीय प्रश्न होते हैं, 2 अंक का, वो कितने सवाल मतलब कि आ सकते हैं? पूछे तो 16 जाते हैं, आपको बनाने 8 होते हैं, तो कौन कौन से लड़ सकते हैं उसकी मैंने डिस्कस कर ली है। और जिसमें MBBI टैग लगा हुआ है उसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और वैसे ही जितना मैंने इसमें मेंशन किया उसमें से कोई भी आ सकता है मुझे लगता है, लेकिन जो MBBI किया गया उसमें से मेरा 99% भरोसा है कि वो आएंगे, ठीक है? तो लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 8 बनाने होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, तो आपको उसमें से 16 नंबर मिलेंगे। तो आप इसकी अच्छे से अगर तैयारी है तब तो ठीक है, वरना अगर नहीं है तो ये सारे को तैयारी कर सकते हैं, ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है? तो जैसे संस्कृत साहित्य के आधुनिक लेखिका का नाम लिखें, जैसे होता है पंडिता छमारा हो गया, पुष्पा दीक्षित, ये सब हो गए, तो उसके बारे में लिखना है, ठीक है? उनका नाम लिखना है। पंडिता छमाराव की कृति, यानी कि पंडिता छमाराव कौन कौन से रचना किए थे उनके बारे में आपको लिखना है, ये सवाल आ सकते हैं। तीसरा में पटना पाटलिपुत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थल, यानी कि पटना या पाटलिपुत्र दोनों तो एक ही होते हैं, तो उसके दर्शनीय स्थल कौन है उनके बारे में आ सकता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा देखो ये संस्कृत साहित्य के आधुनिक लेखक का नाम, ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है मेरे अनुसार से, ठीक है? चलो आगे है कि संस्कार क्या है, परिचय दें। या तो सवाल आ सकते हैं कि संस्कार क्या है, परिचय दें, या आ सकते हैं कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है? दोनों में से कोनो आ सकते हैं, ठीक। करमवीर कथा से
से क्या शिक्षा मिलती है, या तो सवाल ये आएंगे या फिर सवाल ये आएंगे कि राम प्रवेश के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, दोनों में सवाल कोई आ सकता है। आप तो समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग समझदार हैं, समझदार नहीं होते तो 10th में पढ़ने कैसे आता। ठीक है, चलो इसको ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए सब कुछ। चलो आगे देखते हैं कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की महिमा का वर्णन करें। हो सकता है ये आ जाए, या फिर ये कहा जाएगा कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत के विषय में लिखें, या भारत का क्या महत्व है। ये सवाल एक ही होता है, बस थोड़ा सा घुमाकर दिया जाता है, सवाल का जवाब वही होता है। ठीक है, विद्वान परमात्मा से किस प्रकार, जो देखो विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, ये सवाल आ सकते हैं। या महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको इतना समझाना नहीं, आपको बस बता के इसको पूरा कर देना ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख पाएँ। और हम ज़्यादा क्या, आप लोगों के ही आगे अच्छे से बढ़ने के लिए हम काम करना चाहते हैं, और हमें भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलो देखो, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है। ठीक, या तो सवाल ये आएंगे कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है, या तो सवाल ये आएंगे कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख के क्या लक्षण है। ठीक है, क्या लक्षण है, या फिर सवाल ऐसे देंगे कि मूर्ख के क्या लक्षण है, सिर्फ डायरेक्टली ऐसे आ सकते हैं। तो आप लोगों को इसकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, आप लोगों को इसकी तैयारी कर लेनी है। क्या करें, थोड़ा सा हो जाता ऊपर नीचे, चलो बता देते हैं। और आगे चलो, आगे देखो कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की विशेषता। सॉरी, यहाँ पर एक 10 नंबर छूट गया। स्वामी विवेकानंद का समाज में योगदान, मूर्ति, देखो स्वामी विवेकानंद का समाज में क्या योगदान है, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर आगे कि मूर्ति पूजा के विरोधी वो कैसे बन गए, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर ये आएगा कि मूर्ति पूजा का ही सवाल दूसरी तरफ से घुमा कर दे देता है, दूसरे तरीके से दिया जाता है कि रात्रि जागरण के बाद स्वामी दयानंद पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जो शंकर थे, शंकर ही नाम था ना, मूल शंकर जो बच्चा में था, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की क्या विशेषता है। या तो ये सवाल आएंगे, या फिर ये आएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप क्या है, या फिर ये आएंगे, या फिर ये आएंगे कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की क्या विशेषता है। इस सवाल मतलब कि एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा सत्य की क्या विशेषता है, या तो ये सवाल आएंगे, या आएंगे आत्मा का स्वरूप क्या है, ये आएंगे, या फिर उनकी विशेष आत्मा की जो विशेषता होती है वो क्या है, ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे सवाल है कि राम प्रवेश की शिक्षा के उत्तर दें। ठीक है, परिचय दें, राम प्रवेश की शिक्षा के विषय में परिचय दें, उसे उसका परिचय दें, यानी कि उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, वो शिक्षा कैसे लेते थे, वो कैसे थे, कैसे शिक्षा में वो एंट्री किए, यानी प्रवेश किए, इन सारे चीज़ों का पूछ सकता है। चलो आगे देखते हैं कि आगे सवाल है कि अल्लाहशाला में आग क्यों लगाई गई। ठीक है, अल्लाहशाला में आग क्यों लगाई गई, या तो ये प्रश्न आएंगे, या फिर ये आएंगे कि चारों आलसियों के बीच जो बातचीत हुई थी, जो भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो क्या क्या आपस में चारों बोले थे, उसके बारे में सवाल आ सकते हैं, सवाल आ सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे है कि बाघ के पकड़ने पर पथिक ने क्या सोचा, यानी कि बाघ जब उसे पकड़ लिया था पथिक को, तो उसने अपने मन में क्या सोचा, यही सोचा था ना कि हमको लालच नहीं करनी चाहिए थी, ये सब की भी हिंसक जीवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, या फिर ये सवाल आ सकते हैं, या फिर ये आएंगे कि बाघ पथिक को कैसे फंसा, यानी कि पथिक को पकड़ने के लिए वो कौन सा तरीका अपनाया, ये सवाल आ सकते हैं। अब 15 नंबर में देखो, 15 नंबर में मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है कि ये सवाल आ सकते हैं। 15 नंबर में मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है कि ये सवाल आ सकते हैं। उसमें MBBI नहीं किए हैं, लेकिन आ सकते हैं। कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि या तो पूछ लेगा कि जन्म पूर्व संस्कार के बारे में बताएं, या पूछेगा केशांत संस्कार के बारे में बताएं, या तो पूछेगा विवाह संस्कार का वर्णन दें। ये तीनों में से कोई एक सवाल आने वाले हैं। छठा में है कि ज्ञानम भारह क्रियाम बिना का क्या अर्थ है। ठीक है, ये देखो शायद क्या कहते हैं, राम प्रवेश के जो पाठ हैं उसे लिया गया है, कर्मवीर कथा से। ठीक है, तो इसको अब अच्छे से तैयारी कर लें कि इस क्या होता है कि ज्ञान जो होता है क्रिया के बिना नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोग तैयारी कर लें, क्योंकि ये आने की संभावना ज़्यादा है। 16 नंबर का जो है वो संभावना ज़्यादा है, क्योंकि उसमें MBBI किया है, और MBBI जिसमें किया है वो सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, आगे कि विजयांगा को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया, विजयांगा को हम लोग सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहते हैं, ये सवाल आ सकते हैं। या फिर ये पूछेगा कि विजयांका का परिचय दें, या फिर हो सकता है ये पूछ ले कि विजयांका का जो समय है वो किस समय है, यानी कि कौन सी शताब्दी थी, या फिर वो कैसी थी, कहाँ की थी, ये सारे बारे में पूछ लेगी। परिचय में मतलब वही हुआ कि कैसी थी, किस समय की थी, परिचय में ये डालना होता है। तो हो सकता है ये सवाल आ जाए, और हो सकता है कि ये आ जाए आपको कि क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, हो सकता है ये सवाल आ जाए, क्योंकि इसका आने की संभावना ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा जिसमें MBBI की है वो आने की संभावना ज़्यादा है। 19वां नंबर है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ का परिचय दें, या तो सवाल आएंगे कि मंदाकिनी पाठ का वर्णन करें, या फिर ये आएगा कि राम जो भगवान थे वो सीता को किस किस नाम से
संबोधित किए थे? ये सवाल पूछेंगे ऐसे कि क्या कहते हैं, मंदाकिनी वर्णम पाठ के आधार पर ये बताएं कि राम भगवान ने सीता को किन किन नामों से संबोधित किया है, जैसे पतली कमर वाली, हे सीते, या फिर जो जो भी बोला था उतना हमें से अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। ये सवाल आ सकते हैं। और 20वां नंबर है कि हास्य की क्या परिभाषा है, ये सवाल आ सकते हैं। मैंने 20 प्रश्न ही जोड़ा है, 20 प्रश्न में से 8 हुआ आपको बनाने, मतलब 8 लड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है 9 भी लड़े, या हो सकता है 16 में 16 लड़ जाए, ठीक है। लड़ने की संभावना कुछ है, लेकिन हम इतना गारंटी के साथ लगभग कह सकते हैं कि 80 से 90% प्रश्न लड़ेंगे। 80 से 90 प्रश्न जो है, 80 से 90% प्रश्न लड़ेंगे। 80 से 90% प्रश्न लड़ेंगे। 80% जो होते हैं उससे 90% प्रश्न जो है वो लड़ने वाले हैं, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि सेट भी मैंने उसी प्रकार से किया है। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस क्लास को समझ गए होंगे। ज़्यादा देर, अब लगभग 20 मिनट की क्लास हो चुकी है, क्योंकि अब इसमें कुछ बताना है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं। हाँ, और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप लोग की एग्जाम अच्छे जाए और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें। तो हम बस ये नहीं चाहते कि आप लोग सिर्फ नंबर लाएं, आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसी समय में हमको भी पता है, हमको दर्द पता है कि अगर एग्जाम में फेल हो जाता है या फिर एग्जाम में नहीं लिख पाता तो कैसे क्या स्थिति बीतती है खुद पर। इसलिए आप लोगों की मदद करते हैं आप लोग, लेकिन मेन मकसद रखिए कि हम आपके अंदर नॉलेज आए, ज्ञान आए, क्योंकि ज्ञान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पर सवाल दिया गया है कि ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, है ना, कहाँ गया है, देखो, ज्ञानम भारा क्रियाम बिना। ये सवाल थोड़ा सा देखो, है ना, सवाल है ज्ञानम भारा क्रिया मीना, ठीक है। तो ये सवाल आ सकते हैं, तो ज्ञान के लिए आप लोग तत्पर रहिए, सिर्फ नंबर के लिए नहीं, तो हम आपको गाइड कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से आगे बढ़ते रहें। और बाकी बात आपके उज्जवल भविष्य के कुमार क्लासेस की ओर से कामना करते हैं। आप लोग हमारे साथ बनी रहिए, आगे भी आप लोगों को हम गाइडेंस करते रहेंगे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।